Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education. Today Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19 जनवरी 2026। तो गाइज आज है 19 जनवरी 2026, डे है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज सबसे पहले हमारा आर्टिकल है पीएम अनविल्स आरएस 6957 CR मतलब करोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन काजीरंगा। देन सबसे पहले तो ये देखने वाले हैं कि ये 6957 करोड़ ये एलिवेटेड किया गया एक कॉरिडोर बनाने के लिए, जो कि काजीरंगा कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। तो ये पहले काजीरंगा को पता ही है आप लोग को, असम में है। ये हमारे नेशनल ये है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ये। तो काजीरंगा के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये 6957 करोड़ का जो एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ। तो इसका क्या महत्व है इसके पीछे। देन हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो। देन हम आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे। पहले तो न्यूज़ में ये है 6957 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। 2 अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। ठीक है, भाजपा की चुनावी सफलता को उजागर करते हुए और कांग्रेस की आलोचना करते हुए राजनीतिक बयान दिए। और यह कार्यक्रम ऐसा सिद्ध हुआ अवसंरचना का विकास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण जो कि काजीरंगा में हो रहा है, और राजनीतिक संदेश, तीनों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, देन वी डिस्कस काजीरंगा एलिवेटेड प्रोजेक्ट था क्या। ये जो लॉन्च किया 6957 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट था काजीरंगा एलिवेटेड प्रोजेक्ट, ये क्या था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यह परियोजना असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास किया गया है लॉन्च। ठीक है, मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसकी सिक्योरिटी, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है काजीरंगा, ये इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा अधिक पाया जाता है। काजीरंगा फेमस इसीलिए कि एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे पाया जाता है, और हाथी, बाघ, हिरन भी पाया जाता है, अन्य पशु भी। ठीक है, देन वी डिस्कस वन्य जीव और मानव संघर्ष देखने को मिलता है। देखो होता क्या है कि जो हमारे नेशनल पार्क है ना, देखो एक सींग वाला गेंडा है और असम का एरिया है। ठीक है, वहाँ से कुछ दिन पहले एक खबर आया था एक बार कि ट्रेन के नीचे हाथी दबकर मर गया था। ठीक है, तो देन वो क्या दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट की संघर्ष, कि वन्य जीव और मानव जीवन ये दोनों के बीच का संघर्ष दिखा रहा है। तो हमें मानव जीवन को भी सुरक्षित रखना है और वन्य जीव को भी सुरक्षित रखना है, उसके लिए अलग स्तर से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन्य जीव और मानव जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि काजीरंगा कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यह कॉरिडोर नेशनल हाईवे NH37, देखो आगे लिखा हुआ है, यह कॉरिडोर नेशनल हाईवे NH37 NH751 के हिस्से पर बनाया जा रहा है। इसके नीचे से वन्य जीव गलियारे बनाए जाएंगे, मानव संघर्ष और वन्य जीव कम होंगे। ठीक है, मानव संघर्ष और जिसके बीच किसके बीच होता है, वन्य जीव और मानव संघर्ष भी कम होंगे ये वन्य जीव गलियारे से। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कर दो वीडियो को भाई। देन वी स्टार्ट आवर। देखो इसकी लंबाई कितना हो, 86 किलोमीटर। प्रकार क्या होगा, 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, 4 लेन नेशनल हाईवे। एलिवेटेड हिस्सा 53 किलोमीटर जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा, इसीलिए इसको एलिवेटेड प्रोजेक्ट का नाम रखा गया। लागत कितना है, 6957 करोड़ का। ठीक है, नाउ इसी क्विक रिवीजन पॉइंटर देखते जाओ एंड कंप्लीट। देखो 6957 करोड़ का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, 86 किलोमीटर, 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा, मानव संघर्ष वन्य जीव कम होगा। काजीरंगा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, जो कि 1985 में किया गया था। एक सींग वाला गेंडा यहाँ का प्रमुख है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में पाई जाती है। कहाँ, असम में। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया था। क्यों, यहाँ देखा गया था कि एक सींग वाला गेंडा के लिए तो काजीरंगा फेमस ही था, लेकिन उसमें टाइगर भी बहुत पाए जा रहे थे, इसलिए 2007 में इसे काजीरंगा को टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया। दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाले क्षेत्र में से एक है काजीरंगा। और एक क्वेश्चन मैं पूछूं, अभी आगे हमारे साथ क्वेश्चन आने वाला है
हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के रखा है मैंने, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है, तो अभी उसको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और 2024 में काजीरंगा का नया सर्वेक्षण के अनुसार कुल 283 प्रजातियाँ 2024 में, एक यहाँ समझने वाली बात है कि 2024 में काजीरंगा का एक नया सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, जिसके अनुसार कुल 283, देखो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि 2024 में काजीरंगा का एक सर्वेक्षण होता है, ठीक है, फिर से उसके अनुसार डाटा निकलता है कि काजीरंगा में 283 प्रजातियां पाई जाती है और 254 कीट प्लस मकड़ियाँ भी, ठीक है। और कीट में प्रमुख कीट समूह हैं तितलियाँ, पतंगे जो कि 30% के आसपास में, चींटियाँ और मधुमक्खियाँ या ततैया फिर 14% के आसपास में, और भृंग 12% के आसपास में, ठीक है। लेकिन फिर एक चीज़ देखा गया यहाँ पे है कि 40% कीटों की संख्या घट रही है। क्यों? कारण था इसका ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई इत्यादि, ठीक है। इसके कारण कीट यहाँ से घट रहे हैं। ये है, देखो ये रहा क्वेश्चन PYQ 2019 का पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, एशियाटिक लायन, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। यहाँ केवल पूछा हुआ, ध्यान रखना, केवल केवल भारत में पाया जाता है, ओनली। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप लोग दोस्तों, कल मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं अपना सेकेंड आर्टिकल की ओर। आज का हमारा सेकेंड आर्टिकल है कि वाई पार्टिसिपेटरी साइंस इज क्रूशियल टू टॉकिंग कोकोनट रूट विट डिजीज। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये जो है कोकोनट, जो नारियल में एक डिजीज़ हो रहा है, रूट वेट डिजीज़, ठीक है, रूट विल्ट रोग, ये जो नारियल के पेड़ पे हो रहा है और नारियल के फल को ख़राब कर रहा है, नारियल के पूरे पेड़ को ही ख़राब कर रहा है। नाउ वी सी, हम बात कर रहे थे एक डिजीज़ के बारे में, रूट विल्ट रोग है, ये जो नारियल में होता है, नारियल के पेड़ों पे होता है, ठीक है। क्या है न्यूज़ में, न्यूज़ का बैकग्राउंड देखते हैं। हाल ही में फाइटोप्लाज्मा जनित रूट विल्ट रोग ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में नारियल के बागानों को बड़े पैमानों पर नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। कहाँ कहाँ? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यही सब स्टेट है, हमारे सदर्न इंडिया का स्टेट है ये सब, जो कि कोकोनट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्शन के बेसिस पे पूरे इंडिया में कोकोनट को प्रोड्यूस करने वाले राज्य कौन कौन है, यही है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है वहाँ के किसानों के साथ, कि उनके पेड़ों में ये रूट विल्ट रोग नामक रोग लग रहा है, जो कि फाइटोप्लाज्मा जनित है। ये फाइटोप्लाज्मा एक ये बैक्टीरिया है जिसके कारण ये रूट विल्ट रोग हो रहा है, ठीक है। और ये नारियल के बागानों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि रूट विल्ट रोग होता क्या है। हाँ, ये देखो, रूट विल्ट रोग है एक पौधों का रोग है जो मुख्य रूप से नारियल पेड़ों यानी कोकोनट ट्रीज में पाया जाता है। यह सूक्ष्म जीव फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है जो पौधों की जड़ों और पत्तियों को कमज़ोर कर देती है, ठीक है। अगर पौधा का जड़ ही कमज़ोर हो गया तो वो फल क्या देगा, और पत्तियों को कमज़ोर कर देगा, जिसके कारण उसका क्या नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। स्टोमाटा कमज़ोर हो जाएगा अगर पत्ती कमज़ोर हो गया तो, क्योंकि पौधों का भोजन तो स्टोमाटा में ही बनता है ना, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। तो ये डिजीज़, ये जो रोग है हमारा रूट विल्ट रोग, ये पौधों की जड़ों को और पत्तियों को ही कमज़ोर कर दे रहा है, इसलिए पौधे फल नहीं दे पाते हैं और पौधों बागान का बागान ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है? इसका प्रमुख लक्षण है पत्तियां पीली पड़ने लगती है। जब ये लग जाता है ना बीमारी पौधों में, तो ये पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पत्तियां लटक जाती है, और ये पत्तियां जो लटक जाती है इसको कहते हैं हम फैलेसिडिटी। फैलेसिडिटी ये एग्जाम में पूछेगा कि रूट विल्ट रोग के कारण अगर पत्तियां लटक जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा फैलेसिडिटी, ठीक है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है, फल कम लगते हैं या छोटे रह जाते हैं, पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस संचरण एवं विस्तार।
इसका जो संक्रामक जो ये रोग है हमारा रूट विल्ट डिजीज पौधों के लिए, तो इसका संचरण कैसे होता है? कीट वाहकों, चूसने वाले कीट होते हैं, द्वारा फैलता है। निम्न द्वारा सहायता मिलती है हवा की गति के द्वारा। अगर हवा की गति है तो एक पौधों में से दूसरे पौधों में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लगातार नारियल की खेती, एकल फसल जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग, क्योंकि देखो हमारा जैसा मैंने बताया कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल साइड में ज़्यादा नारियल की खेती होती है, इसलिए उसको मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। और मोनोक्रॉपिंग होने की वजह से एक ही फसल को अगर बार बार उगाया जाए तो उसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। मोनोक्रॉपिंग करने से क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी में कुछ मात्रा, जिसके कारण वो जो जीवाणु या जो कुछ भी डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रहती है उसको खो देती है मोनोक्रॉपिंग के थ्रू। और आगे क्या है, वाइट फ्लाई द्वारा संचरण होता है, सफ़ेद मक्खी द्वारा। जो रोग का जो संचरण होता है ना, इसके द्वारा एक मक्खी आता है सफ़ेद मक्खी जिसको वाइट फ्लाई कह रहे हैं हम, उसमें वो डिजीज़ होता है। वो मक्खी बार बार सब पेड़ों पे जाके बैठती है, जिसके कारण ये रूट विल्ट रोग सारे को रख रहा है, और जिसके कारण हमारा कोकोनट पूरा कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे रोकथाम और नियंत्रण। रोगग्रस्त पौधों को हटाना। ठीक है, इसका रोकथाम और नियंत्रण क्या है कि जो रोगग्रस्त पौधा है ना उसको हटा दो। कीट नियंत्रित करना, संतुलित खाद और उर्वरक प्रयोग करना, स्वस्थ और प्रमाणिक पौधों का उपयोग करना। इसका रिवीजन पॉइंटर ये है, इसको पढ़ के जाना है बस, बाकी बात तो कुछ नहीं। रिवीजन पॉइंटर क्या, नारियल के पेड़ों का रोग रूट विल्ट रोग कहलाता है। कारण फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, घातक नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ करने वाला था। पहली पहचान कहाँ, केरल में हुआ, प्रसार या संचरण या मोनोक्रॉपिंग के थ्रू। जैसा भी मैंने बताया, सिर्फ एक ही फसल उगाना उसको क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग। कौन सा कीट वाहक है, वाइट बी है। तापमान और हवा की वजह से, हवा अगर तेज चल रही है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है। तेज प्रसार रेतीली व जलोढ़ मिट्टी में हो रहा है। मुख्य लक्षण क्या है, पत्तियाँ लटक जाना, और पत्तियों को लटकने का फेल्सिडिटी इसको कहते हैं। और अबाउट कोकोनट प्रोडक्शन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि भारत में कोकोनट उत्पादन के आधार पर भारत में राज्य कौन कौन सा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब टॉप मोस्ट स्टेट है इंडिया का जो कि कोकोनट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हम अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें, विश्व लेवल पे, तो विश्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इंडोनेशिया, फिर दूसरे पे फिलीपींस, और थर्ड नंबर पे आता है भारत। ठीक है, ये हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं कोकोनट का प्रोडक्शन को लेकर। ठीक है, अब भारत में कौन कौन, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है कोकोनट का, खाना पकाने में। कॉस्मेटिक्स में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, कॉस्मेटिक्स में, जैसे साबुन, तेल लगाना। ठीक है, बालों का तेल, साबुन, नहाने का साबुन बनना, तो ये सब कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए कोकोनट, एक समय न्यूज़ आया था कि कोकोनट का रेट बहुत ही हाई हो गया है। ठीक है, ये, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका मंत्रालय यहाँ देख लीजिए, कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड आर्टिकल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के लिए। हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। भारत को बाल तस्करी से कैसे निपटना चाहिए, हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। और सबसे पहले इसमें 2-3 पॉइंट पे हम बात करेंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है। ठीक है, और इससे कैसे खतरे हो रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू, भारत सरकार इस पर क्या नियम बनाएंगे ये देखने वाले हैं। ठीक है, और उसको रोका कैसे जाता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को। तो हम देखते हैं बाल तस्करी। बाल तस्करी भारत में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, और जो कि दंडनीय भी है, फिर भी हो रहा है उल्लंघन, ये मानवाधिकार उल्लंघन है। बच्चों को तस्कर करना, बच्चों को पकड़ के ले जाना, उसके गंदे काम करवाना, ठीक है, उसको बेच देना, दैट्स कॉल्ड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने केपी किरण कुमार वर्सेस या बनाम राज्य मामले में कहा कि बाल तस्करी अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये 21 का उल्लंघन कर रहा है, घोर उल्लंघन हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट केपी किरण कुमार वर्मा और राज्य के मामले में ये आया था। ठीक है, और एनसीआरबी पता है ना, ये जो डेटा निकालता है क्राइम का, रिपोर्ट का, ये सारा एनसीआरबी डेटा निकालता है। तो एनसीआरबी डेटा के आंकड़े के अनुसार 2022 में 3098 बच्चों को बचाया गया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू। ठीक है, और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में 53,000 बच्चे बचाए गए।
क्यों, जब इतना कठोर कानून बना हुआ है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके, फिर भी एनसीआरबी डाटा दे रही है कि इतना इतना बच्चों को बचाया जा रहा है। वाई? अभी 2026 में हमारे जिसके पास 5G नेट है यहाँ पे भी इतना, तो दोष सिद्ध केवल 4.5% हो रहा है। देखो सबसे मेन कारण तो यही है कि दोष सिद्ध केवल 4.5%, 5% भी नहीं हो रहा है। और डेटा कम 2018 से 2022 तक का ये डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बच्चा, जो भी कॉन्विक्शन पकड़ाया चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके कि वो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, अगर वो पकड़ाया, अगर वो कोर्ट के सामने पेश हो रहा है, तो 4.5% ही रेट इतना आ रहा है कि उसको सज़ा हो रहा है, दोष सिद्ध करके उसको जेल भेजा जा रहा है, उस पर दंड लगाया जा रहा है, उसको सज़ा दे रहा है कानून। ठीक है, इसीलिए हो कितना किडनैप रहा है, 53,000, 3,000 इतना चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू बच्चा किडनैप हो रहा है। ठीक है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, लेकिन सज़ा कितना हो रहा है, 4.5% कोई। तो कानून कठोर होने के बजाय कठोर हो रहा है, लेकिन ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट काम नहीं कर रहा है, सज़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसको रोका नहीं जा रहा है, इसलिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है। और इसको बचाने के लिए ही बहुत समस्या है। हम देखने वाले हैं बाल तस्करी होता क्या असल में। देखो, पार्लेमा प्रोटोकॉल के अनुसार बाल तस्करी का अर्थ है, ये पार्लेमा प्रोटोकॉल क्या है, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार बाल तस्करी का अर्थ है बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण के लिए अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी भी तरह। उसको बहला फुसला लो, उसको किसी तरह माइंड वॉश कर लो कि यहाँ जाएंगे अच्छा नौकरी मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो टॉफ़ी देंगे, बच्चों को किसी तरह भी उसको कन्विंस कर लो और उसको अगवा कर लो, तो वही बाल तस्करी हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया। ठीक है, यह एक गंभीर समस्या है, यह एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और दंडनीय अपराध है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं, देखो 18 वर्ष से बच्चे, कम उम्र के बच्चे होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता है। और जब पकड़ते हैं अपराधी को, जब पकड़ लेते हैं कि हाँ इसने चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया, बच्चों को अगवा किया, तो वो क्या बोलते हैं कि बच्चे खुद अपनी मर्जी से आए, वो बच्चे पे लगा देते हैं। लेकिन नहीं, अब इसमें हो रहा है कि बच्चे अपनी मर्जी से क्यों आएंगे, उसको अब तो बहला फुसला रहे हैं। ठीक है, उसको कन्विंस कर, उसके माइंड को वॉश करके लेके जा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि अब बच्चे के ऊपर बयान नहीं लिया जाएगा कि बच्चे अपने मन से आए कि नहीं आए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो किसी के बात पे भी चल देंगे। ठीक है, तो इसमें अब जो कॉन्विक्ट हो गए, जो अपराधी होंगे, उसको अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। देखो, और क्या, धोखे लालच देकर दबाव के माध्यम से भर्ती कराना किसी भी कंपनी के थ्रू कि हाँ यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ कंपनी में इतना पैसा मिलेगा। आजकल तो बहुत चल रहा है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो कहीं भी किसी भी कंपनी में भर्ती कराना है तो हाँ यहाँ इतना भर्ती कराना है, तो बच्चे को ले गए, उसको कुछ और काम करवा रहा है, उसको एक्सप्लोटेशन कर रहा है, उसको बाल मजदूरी करवा रहा है, ये बेचना, सब अपराध शामिल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और एक ही बार ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पढ़ लीजिए, पेपर में बहुत दिन आते रहेगा, इसको बार बार नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया यहाँ पे आपको सब वर्थ इट मिलेगा, बहुत सारा अच्छा चीज़ मिलेगा यहाँ पे, कोई अलग अदर सोर्स से कुछ नहीं लिया गया यहाँ पे। देखो, इसका प्रमुख उद्देश्य होता क्या है, बच्चे को अगवा करके उसमें क्या क्या काम करवाया जाता है, बाल श्रम काम करवाया जाता है। सबसे पहला काम तो यही, जो कि कारखानों में करवाया जाता है, खेतों में, घरेलू कामों में। यौन शोषण होता है, चाइल्ड एक्सप्लोटेशन होता है इसमें। बाल विवाह होता है, भीख मंगवाना, अवैध गोद लेना, अपराधों में उपयोग, अंगों की निकासी, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, अंगों की निकासी हो जाता है। ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानून, अब भारत सरकार इस पे क्या कर रही है, कानून बना रही है कि नहीं, तो इस पे कानून बना हुआ है। ठीक है, तो कानून क्या बना हुआ है, अनुच्छेद 23 के अनुसार निषेध करता है कि मानव तस्करी नहीं होना चाहिए, बेगार श्रम अथवा जबरन श्रम भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 24 निषेध करता है खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को। अनुच्छेद 39E&F जो कि DPSP का अनुच्छेद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ही बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें शोषण से संरक्षण और गरिमा के साथ स्वास्थ्य विकास, नैतिक एवं भौतिक परित्याग से सुरक्षा, हाँ ये सब इसमें प्रोविज़न किया गया है। आज चाइल्ड ट्रैफिकिंग से निपटने का उपाय भी कुछ सुझाया गया है, जैसे कानूनों का सख्त पालन होना चाहिए, ये रहा, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट
और पोक्सो एक्ट तो बहुत ही फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट हमारे भारत में बना हुआ पोक्सो एक्ट को लेकर। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये एक्ट है हमारा। तो पोक्सो एक्ट को लेकर बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है। और आईपीसी की धाराओं का प्रभावी नियंत्रण और क्रियान्वयन होना चाहिए। ये तस्करों को त्वरित एवं कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जो हमारा अभी दोषसिद्ध रेट है ना 4.5%, इसको बढ़ाना चाहिए। कड़ी सजा दी और जल्दी सजा दी। इसमें जब वृद्धि आ जाएगा ना, ये जब ग्रोथ कर जाएगा, सजा देने का जब ग्रोथ कर जाएगा, तो अपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रुक जाएगा। ठीक है। पुलिस और प्रशासन को मजबूत करना चाहिए, जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU को सशक्त करना चाहिए। सीमा और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाना होगा। गरीबी और पलायन पर नियंत्रण, एक समस्या ये भी होता है पलायन। अब किसी भी स्टेट से पलायन करके अगर कोई जाता है तो वो उस शहर में नया होता है। ठीक है। अब नया होने की वजह से उसको बाहर वाले बोलते हैं हम यहाँ पे काम दिलवाएंगे, वहाँ पे काम दिलवाएंगे। तो ये काम के चक्कर में वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। गरीब परिवारों के लिए रोजगार का सृजन, जिससे कि वो पलायन ना कर सके, और सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूलों और समुदायों में बाल अधिकारों पर जागरूकता करना चाहिए कि ये बाल अधिकार है, फिर इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है। स्कूलों में ये सब कार्यक्रम चलाना चाहिए। माता पिता को बच्चों को तस्करी के खतरे की जानकारी देना। तकनीक का उपयोग करना, जैसे मिसिंग बच्चों के लिए ट्रैकिंग पोर्टल बनाना। हेल्पलाइन जारी करना, हेल्पलाइन नंबर जारी करना। डेटा शेयरिंग और इंटर स्टेट समन्वय होना चाहिए। और NGO और सिविल सोसाइटी की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।